ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आज हम डिस्कस करेंगे आर्ट्स ऑफ मॉडर्न पीरियड के बारे में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आर्ट्स ऑफ मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न ईरा की आर्ट्स डिस्कस करने से पहले हम कुछ बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। देखो 6th सेंचुरी BCE में यानी बिफोर कॉमन ईरा में कई सारी न्यू रिलीजियस और सोशल मूवमेंट्स का आगमन हुआ गैंजेटिक वैली में, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म। और ये सब रिलीजियस और सोशल मूवमेंट्स सरमन ट्रेडिशन का पार्ट थी। सरमन का क्या मतलब है? सरमन का देखो सिंपल मतलब है सीकर, यानी वो पर्सन जो तपस्या करता है, जो योगी होता है। ये टर्म रेफर करती है हमारे देश में वैदिक रिलीजन के पैरेलल में जो बहुत सारी रिलीजियस और सोशल मूवमेंट्स चली थी, जैसे जैनिज्म के लिए, बुद्धिज्म के लिए और आजीविकास के लिए। हुआ क्या था, 6th सेंचुरी में मगधा एक बहुत पावरफुल किंगडम के रूप में इमर्ज हुआ और आसपास के रीजन्स को भी अपने किंगडम में मिला लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया मगधा एम्पायर ने। और जैसे ही 4th सेंचुरी आई, 4th सेंचुरी BCE में मौर्यंस ने अपना रूल इस्टेब्लिश किया। 3rd सेंचुरी BC आते आते इंडिया का ज़्यादातर पार्ट मौर्यन साम्राज्य के अंदर आता था। और देखो 3rd सेंचुरी BC में ही अशोका आए। अशोका आपको पता है मौर्यन वंश के सबसे ताकतवर किंग थे, सबसे पावरफुल किंग थे। 3rd सेंचुरी BC में अशोका ने सरमन ट्रेडिशन के अंदर जो ये मूवमेंट्स थी, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविकास, इन सबको पैट्रोनाइज किया। अशोका ने खास करके फोकस किया बुद्धिज्म पर। अब देखो एक एक करके बात करते हैं मौर्यन एम्पायर के आर्ट्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे पिलर्स की। उस समय मौर्यन ईरा में बहुत सारे पिलर्स खड़े किए गए थे। पिलर्स देखो वेरियस पर्पजेस के लिए खड़े किए जाते थे, जैसे राजा को कोई इंफॉर्मेशन देनी होती थी, जनता को कोई प्रोपगेंडा फैलाना होता था। जैसे अशोका की जो भैरी घोषा पॉलिसी थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती थी पिलर्स की सहायता से। कोई फरमान सुनाया जाता था या फिर विक्ट्री के बाद भी पिलर्स खड़े किए जाते थे। तो मौर्यन एम्पायर्स में बहुत सारे पिलर्स खड़े किए गए थे। और इवन कुछ एक्सपर्ट्स तो आरोप भी लगाते हैं कि मौर्यन एम्पायर के जो पिलर्स थे वो आर्कीमेनियन एम्पायर से कॉपीड थे। उस समय ईरान और आसपास के रीजन में रूल कर रहा था आर्कीमेनियन एम्पायर। लेकिन देखो ये आरोप सही नहीं है, क्योंकि मौर्यन एम्पायर के जो पिलर्स थे वो काफ़ी एस्पेक्ट्स से अलग थे आर्कीमेनियन एम्पायर के पिलर से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहला पॉइंट, आर्कीमेनियन एम्पायर में जो पिलर्स थे वो मोनोलिथिक स्टोन से नहीं बने थे, एक ही चट्टान काट के नहीं बनाए गए थे। मान लीजिए ये चट्टान है, मौर्यन एम्पायर में क्या होता था, ये चट्टान है, इसको इस प्रकार से काटा कि एक पिलर तैयार हो गया। जबकि आर्कीमेनियन एम्पायर में अलग से मिट्टी लाओ, कंकड़ लाओ, पत्थर लाओ, सबको जोड़ तोड़ के सीमेंट की सहायता से पिलर खड़ा कर दिया। समझ गए? लेकिन मौर्यन एम्पायर में एक चट्टान को काट के मोनोलिथिक पिलर्स तैयार किए गए थे। उसके बाद देखो मौर्यन एम्पायर में जो पिलर्स थे उनको इंडिपेंडेंटली भी इरेक्ट किया गया था। इंडिपेंडेंटली इरेक्शन का मतलब ये है कि आप ये देखिए, ये जो पिलर है वो किसी बिल्डिंग के ऊपर नहीं है। ये जो पिलर है वो इंडिपेंडेंट इरेक्ट किया गया है। लेकिन आर्कीमेनियन एम्पायर में पिलर्स को बिल्डिंग्स के ऊपर खड़ा किया जाता था। तो ये डिफरेंस है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि मौर्यन जो पिलर्स थे वो आर्कीमेनियन एम्पायर के पिलर के कॉपीड नहीं थे। अब हम बात करते हैं पिलर्स किस प्रकार के होते थे। देखो पिलर्स को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे नीचे होता था शाफ्ट। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो ये है कमल का फूल, यानी लोटस जो है वो इन्वर्टेड शेप में है और बेल शेप में है। उसके बाद है यहां पर एबेकस। आप यहां पे देखिए, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखो यहां पे नीचे शाफ्ट हमने डिस्कस किया, ये है लोटस इन्वर्टेड बेल शेप में। यहां पे है एबेकस। एबेकस देखो किसी भी फॉर्म में हो सकता था, स्क्वायर की फॉर्म में, यहां पे आपको स्क्वायर की फॉर्म में दिख रहा है एबेकस, लेकिन कई बार ये सर्कुलर फॉर्म में भी होता था इस प्रकार से। उसके बाद कैपिटल फिगर। कैपिटल फिगर देखो लायन की हो सकती थी या फिर बुल की हो सकती थी, एलिफेंट की हो सकती थी, इवन हॉर्स की भी हो सकती थी। तो जो भी कैपिटल फिगर ऊपर होती थी उसे
उसी के नाम से पुकारा जाता था। मान लीजिए कैपिटल फिगर लायन है तो इसे कहेंगे लायन कैपिटल, अगर एलिफेंट है तो कहेंगे एलिफेंट कैपिटल। तो समझ गए आप पिलर्स के बारे में क्या क्या होता था। फिर से बोलता हूं, सबसे नीचे साफ्ट, साफ्ट के ऊपर लोटस का फूल इन्वर्टेड फॉर्म में, बेल शेप में। उसके बाद एबेकस, एबेकस किसी भी फॉर्म में हो सकता था, स्क्वायर की फॉर्म में या फिर सर्कुलर फॉर्म में, और उसके ऊपर देखने को मिलता था कैपिटल फिगर। कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स देखो इन जगहों पर मिलते हैं: बसरा, बखीरा, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, संकिसा और सारनाथ। और देखो जो सारनाथ पिलर है मौर्यन ईरा का, जिसे लायन कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है, मौर्यन आर्ट का सबसे बेहतरीन नमूना है सारनाथ पिलर। आप एक बार देख लीजिए कहां पर है। इस पिलर में देखो 4 लॉयंस हैं, यानी 4 शेर हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं। इसके अलावा जो एबेकस है, वहां पे एबेकस में 4 एनिमल्स हैं, हॉरस है, बुल है, लायन है, एलिफेंट है। पिक्चर में देखिए आप, ऊपर 4 शेर अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं। यहाँ पे जो लोटस है इन्वर्टेड शेप में है, ऊपर जो एबेकस है वो सर्कुलर है, और इस एबेकस में 4 एनिमल्स और भी हैं, एलिफेंट है, लायन है, हॉरस है और बुल है, और बीच में ये चक्र भी है। बुद्धा की लाइफ के काफी इंपॉर्टेंट इवेंट को रिप्रेजेंट करता है ये पिलर। धर्म चक्र परिवर्तन हुआ क्या था, निर्वाणा हासिल करने के बाद यहां पर सारनाथ में इसी जगह पे महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सरमन दिया था, मतलब ज्ञान दिया था। तो उसी इवेंट को रिप्रेजेंट करता है ये पिलर। कहां पे है, सारनाथ में है, लायन कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और ये देखो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है वो यहीं से लिया गया है, लायन कैपिटल से लिया गया है। ये देखो, ये है इंडिया का नेशनल एम्बलम। इसमें 3 शेर दिखाए गए हैं, वैसे चौथा भी है लेकिन 3D में तो कई बार बनाया नहीं जा सकता एम्बलम, तो दिखते 3 शेर हैं। यहाँ पे देखो पीछे वाला शेर दिखता नहीं है, और 4 एनिमल्स की बजाय 2 एनिमल्स दिखते हैं। यहाँ पे देखो हॉर्स है और यहाँ पे बुल है। एलिफेंट और लायन जो है नीचे वो नहीं दिखते हैं। ये छोटी छोटी बातें यूपीएससी कई बार पूछ लेती है, याद रखिएगा। तो ये हमने पिलर्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे यक्ष और यक्षिनी के बारे में। देखो मौर्यन ईरा में यक्ष और यक्षिनी की पूजा बहुत ज्यादा की जाती थी। यक्ष और यक्षिनी को गार्डियन डिटीज की फॉर्म में जाना जाता था, मतलब वो देवता, देवी और देवता जिनके ऊपर जिम्मेदारी है रखवाली की। नेचुरल ट्रेजर जो अर्थ में या फिर ट्री रूट्स के नीचे छुपा हुआ है, प्राकृतिक खजाना जैसे गोल्ड्स, डायमंड्स या फिर दूसरे प्रीशियस स्टोन्स, उनकी रखवाली की जिम्मेदारी थी यक्ष और यक्षिनी पे। तो इसीलिए यक्ष को मेल गार्ड और यक्षिनी को फीमेल गार्ड कहा जाता था, लॉर्ड कुबेर और उसकी वेल्थ का, उनकी वेल्थ का। देखो यक्ष और यक्षिनी का जिक्र हिंदू टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट और बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तीनों धर्मों के टेक्स्ट में मिलता है यक्ष और यक्षिनी का जिक्र। कई बार यूपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेती है, क्या यक्ष और यक्षिनी बुद्धिज्म के बाद आए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो बुद्धिज्म के इमर्ज होने से पहले भी यक्ष और यक्षिनी थे, लेकिन जैसे ही बुद्धिज्म आया तो बुद्धिज्म ने भी यक्ष और यक्षिनी को अपने अंदर इमर्ज कर लिया। तस्वीर आप देख लीजिए यक्ष और यक्षिनी की, ताकि आसानी से आपको याद हो सके। देखो ज्यादातर जो मूर्तियां मिलती हैं यक्ष और यक्षिनी की वो तो स्टैंडिंग पोजीशन में मिलती हैं, लेकिन कई मूर्तियां बैठे हुए की भी हैं। यहाँ पे देखो यक्ष और यक्षिनी एक साथ बैठे हैं। और ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो देखो यक्ष और यक्षिनी की जो मूर्तियां हैं वो कई जगह पे मिलती हैं, जैसे कि विदिशा, पटना, मथुरा। जैसा हमने डिस्कस किया ज़्यादातर स्टैंडिंग पोजीशन में है, लेकिन कई बैठे हुए की भी हैं। सरफेस पॉलिश्ड है, ये देखो मूर्ति है कितनी ज़्यादा पॉलिश्ड है। माइन्यूट डिटेल की भी बात की गई है यहाँ पर, जैसे जो गाल हैं यक्षिनी की अति स्पष्ट हैं, फेस गोल है, और फेस एक्सप्रेशन इस प्रकार के हैं कि फेस एक्सप्रेशन से चरित्र का पता लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्स इंक्लूडेड हैं मूर्तियों में, कहने का तात्पर्य ये है। और देखो कई जो ये मूर्तियां हैं वो बिल्कुल लाइफ साइज की हैं, मतलब एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की जो फिजिक या फिर साइज होता है उसी साइज की ये मूर्तियां हैं। तो इससे पता लगता है कि जो क्रिएटर्स थे वो कितने ज़्यादा सेंसिटिव थे आर्ट के प्रति। अब देखो यूपीएससी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकती है। यूपीएससी पूछ सकती है कि दीदारगंज
में इनमें से क्या मिलता है? मतलब वैसे तो दीदारगंज में देखो बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन यक्ष यक्षिनी के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि यक्षिनी की दीदारगंज की जो ये मूर्ति है बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो यूपीएससी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकती है, यक्ष यक्षिनी कौन थे, कहां कहां पे इनकी जो मूर्तियां हैं वो मिलती हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं मौर्यन एम्पायर के रॉक आर्ट की, यानी रॉक को काट के, चट्टान को काट के जो आर्ट तैयार की गई है। सबसे पहले है लोमस ऋषि केव। देखो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, वहां पे बराबर और नागार्जुनी हिल्स हैं और बहुत सारी बराबर केव्स हैं, और उनमें से एक है लोमस ऋषि केव। देखो आप एक बात ये याद रखिएगा, लोमस ऋषि जो केव है वो मैन मेड केव है। आपको याद होगा प्री हिस्टोरिक ईरा की पेंटिंग्स के बारे में हमने जब डिस्कस किया था, तो हमने डिस्कस किया था भीमबेटका केव्स के बारे में। वो भीमबेटका जो केव्स थी वो नेचुरल केव्स थी, वो मैन मेड केव्स नहीं थी, जबकि लोमस ऋषि जो केव है वो मैन मेड केव है। इसे बनवाया गया था 3rd सेंचुरी बीसी में, अशोका के द्वारा बनवाया गया था इन केव्स को, और अशोका ने इन केव्स को बनवा के दे दिया गया था आजीविका सेक्ट को। देखो जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, सरमन ट्रेडिशन का पार्ट थी ये सारी मूवमेंट्स, आजीविका, बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो उस समय जो आजीविका सेक्ट था, इस सेक्ट का कंपटीशन था जैनिज्म के साथ, यानी वेदों की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया था आजीविका ने, और कंपटीशन था उसमें जैनिज्म से। तो इस वजह से अशोका ने इन केव्स को बनवा के दिया था आजीविका सेक्ट को, ताकि आजीविका सेक्ट के जो मॉन्क्स हैं, जो साधु हैं, वो यहाँ पे तपस्या कर सकें, एक प्रकार से योगी बन के रह सकें, मेडिटेट कर सकें। तो इसलिए यूपीएससी अगर पूछती है कि लोमस ऋषि केव्स किनके द्वारा बनवाई गई थी, एम्पायर का नाम पूछा जा सकता है, मौर्यंस के द्वारा बनवाई गई थी, किंग का नाम पूछा जा सकता है, अशोका ने बनवाया था, किसको दिया गया था, जैनिज्म को, बुद्धिज्म को, या फिर किसी दूसरे सेक्ट को, तो याद रखिएगा दिया गया था आजीविका सेक्ट को। अब देखो लोमस ऋषि केव के बारे में थोड़ी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करें। लोमस ऋषि केव का जो मुखौटा है, जो एंट्री है, वो किस शेप में है? वो सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क शेप में है। एक बार आप स्क्रीन पे पिक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चैत्य आर्क शेप, ये देखो, ये एंट्री है लोमस ऋषि केव की। चैत्य आर्क जो शेप होती है वो हॉर्सशू शेप होती है। और वैसे हॉर्सशू शेप क्या होती है? देखो घोड़े के नीचे जो ये खुर होते हैं वो जरा घिस ना जाएं, इस वजह से घोड़ों के पैरों के नीचे ये हॉर्सशू शेप का एक मेटल स्ट्रक्चर पहना दिया जाता है। तो इस शेप को कहते हैं हॉर्सशू शेप, याद रखिएगा। तो इसी शेप का है ये जो एंट्री है लोमस ऋषि केव की। देखो जैसे ही इस केव में एंट्री की जाती है, एक रेक्टेंगुलर होल मिलता है, और ये जो एंट्री है वो रेक्टेंगुलर होल के साइड वॉल पे है। मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर होल है और यहाँ पे मोंक्स बैठते हैं, ये साइड वॉल है, तो यहाँ पे ये एंट्री है। और रेक्टेंगुलर होल के पीछे एक सर्कुलर चैम्बर भी है, अंदर का सरफेस जो है वो पॉलिश्ड है। तो ये माइन्यूट जो इंफॉर्मेशन है लोमस ऋषि केव के बारे में, वो आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं स्तूप, चैत्य और विहार की। स्तूप की सबसे पहले बात करें तो हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर रेलिक्स होते हैं बुद्धिस्ट मोंक्स के, और यहाँ पर मेडिटेशन होती है। आप एक बार पिक्चर देख लीजिए, ये हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर बुद्धिस्ट जो मोंक्स होते हैं उनके रेलिक्स यानी अवशेष रखे जाते हैं और मेडिटेशन होती है। हुआ क्या था, सबसे पहले महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी, उनके अवशेषों को 8 जगह पे रखा गया और उनके ऊपर 8 स्तूप बनाए गए। और जिस बर्तन में महात्मा बुद्ध के रेलिक्स रखे गए थे, उस बर्तन को जहां पे दबाया गया उसके ऊपर भी एक स्तूप है। आप एक बार प्लेसेस के नाम भी देख लीजिए कि महात्मा बुद्ध के रेलिक्स कहाँ कहाँ पर रखे गए थे। राजगिरी है, वैशाली, कपिलवस्तु, अलाकप्पू, रामग्राम, इसके बाद है वेथादीपा, पवा, कुशीनगर और पिपलवीना। तो इन 9 जगह पे महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। वैसे जो टेक्सचुअल ट्रेडिशन है यानी पाठ्य परंपराएं हैं, वो तो ये भी मेंशन करती हैं कि इन 9 प्लेसेस के अलावा महात्मा बुद्ध के जो रेलिक्स हैं, जो अवशेष हैं,
वो कई सारे दूसरे प्लेसेस पे भी रखे गए थे, जैसे अवंती और गंधारा। जो ये प्लेसेस जो है वो गैंजेटिक वैली के आउटसाइड हैं। स्तूपा, चैत्य, विहारा, ये सब चीज़ें देखो ना सिर्फ बुद्धिज्म बल्कि जैनिज्म से भी संबंधित थी, लेकिन ज़्यादातर स्तूपा, चैत्य, विहारा बुद्धिज्म से संबंधित ही थी। एक बेस्ट एग्जाम्पल, स्तूपा का लार्जेस्ट स्ट्रक्चर बनवाया गया था राजस्थान के बेराट में 3rd सेंचुरी BC में। आप तस्वीर देखिए, ये जो स्तूपा है ये राजस्थान में बनवाया गया था 3rd सेंचुरी BC में बेराट में। यहाँ पर एक सर्कल का टीला है और आर पार घूमने की, चारों ओर चक्कर काटने की एक जगह भी है। इसके अलावा फेमस सांची स्तूप, इसे भी अशोका के समय बनवाया गया था और शुरुआत में इसे ईंटों की सहायता से बनवाया गया था, ब्रिक्स की सहायता से, लेकिन बाद में स्टोन्स यानी पत्थरों से इसे ढक दिया गया था, कवर कर लिया गया था। डोनेशन देखो काफ़ी ज़्यादा दिया गया था इन स्तूपास को, चैत्यास को और विहार को बनवाने के लिए गिल्ड्स के द्वारा। गिल्ड्स व्यापारियों का और आर्टिसंस का यानी कारीगरों का एक अलायंस हुआ करता था, एसोसिएशन हुआ करता था। जैसे देखो आज के समय में फीकी या फिर एस्कोम, इस प्रकार की बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए जो संस्थाएं हैं, उसी प्रकार से उस समय में भी ग्रुप्स हुआ करते थे बिजनेसमैन के और कारीगरों के। इस प्रकार के ग्रुप्स के द्वारा काफ़ी स्तूपा, चैत्य और विहार बनवाए गए थे। और काफ़ी जगह पे तो जहाँ पे इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती है वहाँ पे आर्टिसन के नाम भी देखने को मिलते हैं। जैसे देखो पीतल खोड़ा में एक इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पे आर्टिसन यानी कलाकार का नाम भी गुदा हुआ है काना, और काना के शिष्य बालका का नाम गुदा हुआ है टोंडेन केव्स में। तो काफ़ी जगह पे कलाकारों के नाम भी गुदे होते थे। शुरुआत में देखो बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट किया जाता था सिंबल्स की सहायता से, जैसे चरण पादुकाएं, ये एक सिंबल है, हाथी एक सिंबल है। इस प्रकार के सिंबल्स की सहायता से बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट किया जाता था शुरुआत में, वर्शिप पे करने के लिए भी और हिस्ट्री के पर्पजेस के लिए भी। लेकिन धीरे धीरे नरेटिव्स को रिप्रेजेंट किया जाने लगा, जैसे बुद्धिज्म की लाइफ से संबंधित जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे बुद्धिज्म का जन्म, महापरिनिर्वाण, इनको इस प्रकार के इवेंट्स को शो किया जाने लगा इंस्क्रिप्शंस पे। और बहुत सारी जातक स्टोरीज यानी बुद्धा की पास्ट लाइफ से संबंधित जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनको भी रिप्रेजेंट किया जाने लगा। कहने का एसेंस ये है, शुरुआत में सिर्फ सिंबल्स हुआ करते थे, लेकिन बाद में इवेंट्स, नरेटिव्स, उनको भी शो किया जाने लगा। यहाँ पे देखो जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, बुद्धा की लाइफ से संबंधित इवेंट्स, बर्थ, रिनाउंसिएशन, उनको इनलाइटमेंट मिलता है, वो सरमन्स देते हैं, धर्म चक्र परिवर्तना, महापरिनिर्वाण यानी डेथ से संबंधित, इन सब इवेंट्स को शो किया जाने लगा। दीवारों पर इस प्रकार के चित्र बने होते थे। और जातक स्टोरीज के बारे में यूपीएससी ने काफ़ी बार पूछा है। जातक स्टोरीज देखो बुद्धा की प्रीवियस लाइफ से संबंधित स्टोरीज हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है छदंता जातक, वीरू पंडिता, रुरु जातक, ये सारी स्टोरीज हैं। अगर आप इंटरनेट पर सर्च मारोगे छदंता जातक क्या है, तो आपको मिलेगा कि 6 टस्क यानी 6 दांतों वाला एक हाथी है, उसकी कई सारी वाइफ्स हैं, एक वाइफ नाराज हो जाती हैं। इस प्रकार की स्टोरीज हैं। मतलब सभी स्टोरीज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी तो इस प्रकार से पूछ सकती है कि जातक क्या हैं, बुद्धा की पास्ट लाइफ से संबंधित स्टोरीज हैं। यूपीएससी ये पूछ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा छदंता, वीरू पंडिता, रुरु, सीबी, ये सब क्या हैं। ऑप्शंस हो सकते हैं जातक स्टोरीज हैं या फिर एंशिएंट ईरा में ग्राम पंचायतों के नाम हैं। इस प्रकार के ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा जातक क्या हैं और ये जातक स्टोरीज के कुछ एग्जाम्पल्स।